इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट फॉर wedges in contact with each other. वेजेस का मतलब हुआ ब्लॉक्स। अगर दो ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और किसी एक को अगर आप मूव कराते हैं तो दूसरा भी मूव करेगा, तो उनके बीच आप इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट कैसे निकालते हैं? देखो, तो इस केस में होता क्या है ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन लाइन which is perpendicular to line of contact of two bodies must be same. अब ये क्या लिखा है सर? एक दो बार तो इसको खुद से आप पढ़ लो ताकि आपको कम से कम वो वर्ड्स याद रहे, बाकी हम मीनिंग आपको क्लियर कराते हैं, बहुत सारा एग्जांपल देंगे। वेलोसिटी का कंपोनेंट्स बोलो या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बोलो, वेलोसिटी का कंपोनेंट बोलो या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बोलो, जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट जो कंपोनेंट्स होगा वो हमेशा ध्यान रखना सेम होता है। सर अब इसका मीनिंग समझाइए। देख भाई, यहां फर्स्ट एग्जांपल, ये एंगल है थीटा, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है और इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर ऐसा एक और ब्लॉक है, यहां बगल में एक सपोर्ट है ताकि ये ब्लॉक ना लेफ्ट जा सके ना राइट जा सके। ये 1 है, ये 2 है, जो हम बोलेंगे समझना। जब हम 1 को नीचे दबाएंगे, जब हम 1 को नीचे दबाएंगे तो बताओ 2 किधर जाएगा? नीचे। ये तो नीचे फ्लोर है, इसको तोड़ राइट जाएगा, राइट जाएगा। जब आप 1 को नीचे दबाइएगा तो ये राइट जाएगा, सही है ना? यस सर। और अगर हम 2 को लेफ्ट में मूव कराएं, अगर हम 2 को लेफ्ट में मूव कराएं तो 1 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या सही है? तो चलो अब कुछ मानते हैं ऐसा कि इसका नीचे गिरने का एक्सेलरेशन है 1 और इसका राइट जाने का एक्सेलरेशन है 2 और आपको इन्हीं A1 और A2 के बीच रिलेशन चाहिए, A1 और A2 के बीच आपको रिलेशन चाहिए। तो देखो, ये है कांटेक्ट सरफेस, चलो बता लें, कांटेक्ट बना लें, ये कांटेक्ट सरफेस, इस कांटेक्ट सरफेस का ये है परपेंडिकुलर लाइन। अब इस पॉइंट पे ये रहा राइट की तरफ A2 और ये रहा नीचे की तरफ A1 और यहां का एंगल है थीटा। क्या ये फिगर समझा? ये हो गया कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस। ये हो गया परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। राइट की तरफ का एक्सेलरेशन A2 और नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन A1। अब जरा इस थ्योरी के हिसाब से जाओ, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट। मतलब आपको A2 और A1 दोनों का इस लाइन पे कंपोनेंट निकालना होगा। ये थीटा है तो ये थीटा है, तो क्या A2 का इधर वाला कंपोनेंट, A2 का इधर वाला कंपोनेंट A2 का साइन थीटा हुआ? अरे बोलो भाई।
और ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा ना, तो a1 का इधर वाला कंपोनेंट a1 का cos थीटा हुआ। तो तुम्हारे थ्योरी के हिसाब से a1 का जो cos थीटा है वो a2 के sin थीटा के साथ बराबर है। सो a1 विल बी इक्वल्स टू a2 sin थीटा बाई cos थीटा, या a1 इज इक्वल्स टू a2 tan थीटा। a1 equals to a2 tan theta. Is this clear? Yes, sir. अगला फिगर देखो। कहीं तुम लोग ये तो नहीं ना सोच रहा है कि दोनों फिगर सेम है? कहीं तुम लोग ये तो नहीं ना सोच रहा कि दोनों फिगर सेम है? हाँ, तो जरा देख लीजिए दोनों फिगर सेम नहीं है। पहले तो यही देख लीजिए अच्छे से कि दोनों फिगर सेम नहीं है। लेफ्ट वाले फिगर में ये वर्टिकली ऊपर नीचे कर रहा है और यहाँ पे ये प्लेन के नॉर्मल खुद है, समझ रहा? समझा? तो बच्चा वाला बात नहीं करना। ये जाएगा राइट की तरफ a2, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा a1। इज दिस क्लियर? और यहां देखिए नीचे आ रहा था a1, सो देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन दीस टू फिगर्स। देयर इज क्वाइट डिफरेंस, ओके? Yes, sir. नाउ सी दैट ये रहा भाई कांटेक्ट surface, and this is normal of contact surface perpendicular to contact surface. राइट हैंड साइड पे a2 है लेकिन a1 तो इधर ही है। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा मतलब a2 का इधर वाला कंपोनेंट a2 का sin थीटा होगा और a1 तो खुद इधर ही है। तो इसका मतलब a1 और a2 sin थीटा बराबर। एक बार में आंसर सही है? चलो नोट करो यहां तक फटाफट, एक दो और क्वेश्चन करेंगे। यहां से ये पॉइंट हिंज्ड है, ये पॉइंट हिंज्ड है। अब देखो किसी इंस्टेंट पे ये एंगल मान लो 60 डिग्री। जब आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक को राइट की तरफ खींच रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, आपको इस पॉइंट का वेलोसिटी बताना, रॉड का वेलोसिटी बताना, इस एंड का वेलोसिटी ऑफ ए एंड ऑफ रॉड, रॉड के ए एंड का वेलोसिटी बताना। चलो बनाओ फटाफट। सेकेंड वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। हो सकता है। अच्छा एक चीज हम बताते हैं, जरा सोच के बताना। तुम लोग अपने पेन को एक हाथ से पकड़ लो, एक एंड पेन का पकड़ लो, एक एंड पेन का पकड़ लो। पकड़ लिया? आपको करना है। पेन का एक एंड पकड़ लीजिए, पेन का एक एंड पकड़ लीजिए। अब बताओ दूसरा एंड जब मूव करेगा तो वो कैसे पाथ में घूम रहा है? सर्कल। अगर
अगर हम पेन के एक एंड को पकड़ लेते हैं तो दूसरा एंड जब घूमेगा ना तो वो सर्कल में घूमेगा, सर्कल में। समझ में आ रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंड पकड़ा हुआ है तो ये जब भी घूमेगा तो इसको सेंटर मान के सर्कल में घूमेगा। इज दिस क्लियर? इसका मतलब ये है कि इस एंड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखो, ये है कांटेक्ट सरफेस, ये है कांटेक्ट सरफेस, और ये कांटेक्ट सरफेस का नॉर्मल। V1 जो है वो इसी डायरेक्शन में है, V1 इसी डायरेक्शन में है, लेकिन V2 इस डायरेक्शन में। और एंगल अब दिखा देते हैं, ये एंगल 60 है, तो ये 30 होगा तो फिर ये 60 होगा। अरे बोलो बोलो। तो क्या V2 का इधर वाला कंपोनेंट V2 का साइन 60 होगा? बोलो भाई। सो V1 इज इक्वल टू V2 का साइन 60। V1 का वैल्यू 6 दिया है, V2 निकालना है, साइन 60 √3/2। सो योर आंसर इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ये था इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। आई होप सो आपको समझ में आया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में किसी, बोलो बोलो। चलो, अब कुछ है ना, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट का एप्लीकेशन करके न्यूमेरिकल हम बना के आपको दिखाते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि देखो जी, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यहां से आगे एक पुली है, इससे ये ब्लॉक ऐसे नीचे आया, यहाँ पे एक और ब्लॉक है, इसका मास है 3m। बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन इन टू ब्लॉक्स। आपको दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, आपको दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करें ना, सब में टेंशन ड्रॉ करें। यहां का टेंशन T, यहां T, यहां T, तो क्या आप बोल सकते हैं यहां 2T? बोलो बोलो। Yes, sir. अब देखो, ये 3m है और ये m है, तो 3m ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ये 3m ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। मान लो a एक्सेलरेशन से, अब 2t पे अगर a एक्सेलरेशन है तो t पे कितना एक्सेलरेशन लिखेंगे? बोलो, बिना बनाए बोलो। 2a लिखेंगे। एक्चुअली हम लोग इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट अब दिमाग में ही बना लिए, समझे? नाउ ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे की तरफ लगेगा 3mg। अब लिखो फॉर मोशन ऑफ m ब्लॉक, m ब्लॉक का मोशन, तो लिखेंगे t इक्वल्स टू m इंटू 2a फॉर
मोशन ऑफ 3m ब्लॉक, 3m ब्लॉक का मोशन, तो लिख देंगे 3mg माइनस 2t इज इक्वल टू 3ma। क्या कर भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तब ऐड कर, जब 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा तो क्या इससे ये कट जाएगा? बोलो बोलो। हाँ सर। 3mg is equals to 4ma और प्लस 3ma, so 3mg is equals to 7ma, mm cancel and acceleration will be equals to 3g by 7। ये जो 3g by 7 आया वो किसका एक्सेलरेशन आया है, m का या 3m का? ये एक्चुअली 3m का एक्सेलरेशन आया है। जब आप m का एक्सेलरेशन बताएंगे तो उसका डबल होगा। ओके 6g by 7 हो जाएगा। हाँ 6g by 7 हो जाएगा। क्लियर? नोट करो, चलो नोट करो। क्या है, जैसे सूडो फोर्स, सॉरी जैसे इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट आप है ना यूज में लाते हैं और चीज को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, यू हैव टू ट्राई दैट, आपको ट्राई करना है। चलो ये फिगर है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। आपको इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना, बनाओ तुरंत बन जाएगा, एकदम आसान है। सबसे पहले क्या आप डायग्राम पे थोड़ा काम कर लें, क्या आप लोग यहाँ पे टी लिखे होंगे, इस पे 2t लिखें। अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है तो इसका नीचे की तरफ 2a है। बोलो बोलो। ये नीचे की तरफ काम कर रहा 5mg, यहां नीचे की तरफ काम कर रहा mg। तो आप दो इक्वेशन यहां से ऐसे बनाएं, mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू 2a, और यहां बनाएं 2t माइनस 5mg इज इक्वल टू 5ma। कोई ये भी सोच रहा होगा कि सर 5m नीचे ना जाएगा, क्या आप में से कोई सोच रहा है ऐसा? अरे बोलो यार। अरे बोल भाई, 5m ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? 5m भारी है, नीचे जाएगा। लेकिन हम यही सिखा रहे हैं कि अगर तुम ऊपर लेके बना देगा तो क्या होगा, चलो देखते क्या होगा। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो t से t कट गया, 2mg माइनस 5mg, 2mg माइनस 5mg, और राइट में आया 4ma और 5ma, 9ma। तो यहां पे कितना आ गया, माइनस 3mg इज इक्वल टू 9ma, mm कैंसिल, तो तुम्हारे एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, तुम्हारे एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया माइनस 3g बाई 9। ये माइनस साइन बताता है, देखो गलती भी हमसे होना जरूरी है। ये माइनस साइन क्या बताता है? ये माइनस साइन बताता है कि आप जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सोच के रखे हैं, वेरी गुड, बॉडी उसके अपोजिट में घूम रहा है। ये माइनस साइन ये दिखाता है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। कभी अगर साइन वाइन में गलती हो जाए, अगर आपके सोचने में थोड़ा गलती हो जाए, तो ऐसा कुछ निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, उसका मीनिंग यही लिख देना नीचे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ, मान लो जैसे इस क्वेश्चन का
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 5m इज नॉट अपवर्ड, इट इज एक्चुअली डाउनवर्ड। बस इतना ही लिखना है, फिर से बनाना नहीं। इज दिस क्लियर? चलो नोट करो, टॉपिक बदलेंगे अब, खत्म। नोट करो इसको। है फ्रिक्शन से बेहतरीन फोर्स पूरे फिजिक्स में आपको नहीं मिलेगा, पहला लाइन। तो ये इनके तारीफ में कुछ बात है। फ्रिक्शन से बढ़िया फोर्स वाकई में आपको नहीं। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, आप बिल्कुल सही बोले। उसके लिए दोनों सरफेस का कांटेक्ट में आना जरूरी है। मेरा दोनों हाथ एक दूसरे से अलग रहेगा तो रब कर नहीं सकते, उसके लिए टच में आना चाहिए। जब टच आएगा तभी फ्रिक्शन डेवलप होगा, सही है? तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, उसके लिए दो सरफेस का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट कर सकता है। तो ये क्या बोल दिए? इसी पे तो पूरा 2 दिन 3 दिन पढ़ाई होगा। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट कर सकता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट कांटेक्ट फोर्स, दूसरा कि ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो खुद ब खुद अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एडजस्ट करता है। बोले सर कैसे? अब देख, मेरे लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड जब आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन पीछे, और जब यही राइट हैंड पीछे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन आगे। क्या बोला, सही है? तो ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एडजस्ट कर सकता है। और थर्ड, ये हमेशा कांटेक्ट सरफेस के बीच इसलिए काम करता है कि कांटेक्ट सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन का अपोज कर सके। ये कांटेक्ट सरफेस के बीच इसलिए काम करता है कि कांटेक्ट सरफेस के बीच जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, कांटेक्ट सरफेस के बीच जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करे। क्या हम बोले मोशन को अपोज करो? नहीं सर। हम बोले रिलेटिव मोशन। अब देख, मान ले मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है और ये दोनों 5 मीटर पर सेकंड से आगे पीछे कर रहा, 5 मीटर, तो इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 है ना? अरे यार, ये भी 5 से जा रहा है और ये भी 5 से जा रहा है। जब दोनों का वेलोसिटी 5 है तो उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 है ना? तो क्या उनके बीच फ्रिक्शन लगेगा? अपना दोनों हाथ जोड़ दो और एक साथ ऊपर नीचे करो, क्या उनके बीच फ्रिक्शन लग रहा है? नो सर। जब मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच किसी एक का वेलोसिटी ज्यादा हो कम हो, ज्यादा हो कम हो, ज्यादा हो कम हो, तब उनके बीच फ्रिक्शन लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट कर सकता है और कांटेक्ट सरफेस के बीच इसलिए काम करता है ताकि उनके बीच के रिलेटिव मोशन का अपोज कर सके। इज दिस क्लियर? चलो लिखो सब कोई कॉपी पे जैसे लिखा रहे। लिखो, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स which can adjust its magnitude as well as direction and it always acts as a
in such a way, it always acts in such a way so that it opposes the relative motion. It opposes the relative motion between contact surfaces. It opposes the relative motion between contact surfaces. It opposes the relative motion between contact surfaces. ठीक है? Opposes the relative motion between contact surfaces. ठीक है जी? बढ़िया, वेरी गुड। तो ये रहा तुम्हारे पास कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन में। ये कभी वर्ड्स भूलना नहीं। अब जरा गौर से देखो और समझो। हम लोगों के पास दो ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक। ए का वेलोसिटी v1 आगे, बी का वेलोसिटी v2 आगे। मान लो चैम्बर के लिए कि v1 जो है वो v2 से बड़ा है। बोलो कौन आगे निकल रहा है, ए या बी? कौन आगे निकल रहा है? ए आगे निकल रहा है। तो आप फ्रिक्शन को जब बनाएंगे तो थोड़ा समझने के लिए हम आपको दोनों अलग अलग कर देते हैं, जबकि दोनों हवा में नहीं है। याद रखना, दोनों कांटेक्ट में। हम आपके समझने के लिए दोनों को अलग किए। ए का वेलोसिटी बी से बड़ा है, या यूं कहो कि बी का वेलोसिटी ए से छोटा है। तो ए जब आगे निकलना चाहता है तो फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा। और यहां पे ये कांटेक्ट सरफेस, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ, फ्रिक्शन। और बी पीछे छूट रहा था, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। क्या आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आया? ए आगे निकल रहा है तो उसके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन पीछे, और बी पीछे छूट रहा है तो उसके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आगे। ओके, दूसरा फिगर ये ए है, ये बी है। इस बार मान लो बी का जो वेलोसिटी है, वो बड़ा है और ए का वेलोसिटी कम है। तो जब आप ए को और बी को बनाएंगे तो बी का वेलोसिटी ज्यादा होने से वो आगे जा रहा था, तो याद रखना इस पर फ्रिक्शन पीछे काम करेगा और उतना ही फ्रिक्शन यहां आगे काम करेगा। इज दिस क्लियर? थर्ड, ये ए है, ये बी है, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी मान लो बराबर है, तो क्या दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन लगेगा? नो फ्रिक्शन, बॉडी कांस्टेंट है। नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, देखो और सोच के बताओ। मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक है, इसको हम राइट की तरफ खींच रहे हैं फोर्स से, और नीचे वाला सरफेस है रफ। बोलो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा? किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो आप ब्लॉक पे फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ दिखाएंगे। सही है? अगला देखो,
मान लो ये एक इंक्लाइन सरफेस है और इस पे आप एक ब्लॉक को छोड़े, ये ब्लॉक किधर स्लिप करना चाहता है, नीचे या ऊपर? डाउनवर्ड, नीचे। तो ये स्लिप करना चाहता है, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये mg है, इस डायरेक्शन में mg का साइन थीटा काम करेगा, इस डायरेक्शन में mg का cos थीटा काम करेगा। ये सब तो लोग बना रखे हैं ना, ऊपर नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल। तो इतना तक हम लोग पहले ड्रॉ कर रखे हैं। तो ध्यान रखना इन सब के साथ, बस आज से एक नया चीज भी सोच के रखना कि अगर नीचे वाला सरफेस रफ है तो याद रखना पीछे की तरफ काम करेगा। देखो हम हवा में नहीं बना रहे, कांटेक्ट सरफेस, ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम करेगा, फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर? यस सर। नोट करो फटाफट। हाँ बोलो। सर फिगर 1 का सेकंड वाला बता रहे हैं। ये फिगर 1 का सेकंड वाला। तो 1 का ये। यस सर। अच्छा जरा यहां देखना, V1 बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है। यस सर। ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड का वेलोसिटी ज्यादा है तो राइट हैंड आगे जब निकलेगा तो फ्रिक्शन पीछे होगा ना। यस सर, ए पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो बी पे क्या ये फ्रिक्शन आगे लगेगा? बोलो हाँ या ना। नहीं समझ। अपना दोनों हाथ यूज करना भाई, दोनों हाथ यूज कर और रब कर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को रब कर। अगर राइट हैंड पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, तुम इमेजिन कर सकता है कि लेफ्ट हैंड पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तुम फील कर सकता है। यस सर, मतलब बी तो सर पीछे ही रह जाएगा ना, बी आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने उड़ने का बात थोड़ी ना कर, हम तो फ्रिक्शन का बात कर, तुम दूसरा चीज पढ़ रहे हो। अच्छा वेलोसिटी आप बोले तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट में, रिलेटिव मोशन के अपोजिट में। अगर ए आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन पीछे, अगर बी पीछे रह रहा है तो फ्रिक्शन आगे। यस सर। अब देखिए फ्रिक्शन का टाइप। फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इसके लिए आप इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से समझिए। ये थीटा है, इस पे एक ब्लॉक रखा है, नीचे की तरफ mg sin थीटा है। ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ब्लॉक स्लाइड नहीं करता है। अब आप इस हैंडल को पकड़ के उठाना स्टार्ट किए, तो ये पहला फिगर। दूसरे फिगर में ये एंगल थोड़ा बड़ा है, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है। ओके, ब्लॉक नीचे की तरफ mg sin थीटा 2, ब्लॉक डज नॉट मूव, अगेन ब्लॉक मूव नहीं करता। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट, और बढ़ाओ इसको, और बढ़ाओ। एक खास थीटा 3, mg sin थीटा 3। आप पता है, आप फील कर सकते हैं, आप अपने घर के कॉपी पे इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। उसको धीरे धीरे उठाते चलिएगा, अपना ज्योमेट्री बॉक्स उस पे रख दीजिए, तो आप देखिएगा कि खास थीटा पे आके आपको लगेगा कि ज्योमेट्री बॉक्स एकदम स्लिप करने वाला है। बोलो सही है? इसको कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ब्लॉक इक्विलिब्रियम, एकदम इक्विलिब्रियम में है,
थोड़ा भी आपका थीटा बढ़ेगा तुरंत ब्लॉक स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, बट नॉट इन मोशन, बट नॉट इन मोशन। अभी तक मोशन में नहीं आया, अभी भी आप थीटा को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए अगर ये थीटा 4 हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, mg sin थीटा 4 हो गया और ये ब्लॉक मूव कर गया, ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन सरफेस, ब्लॉक जो है सरफेस पे स्लाइड कर। बताओ किस किस केस में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है? क्या? फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। हाँ बोलो बोलो, आंसर बोलो सब कोई। फर्स्ट और सेकंड। और बोलो सब कोई, अपना अपना आंसर दो। आपको पता है सुनिए, हाँ सुन लीजिए, आपको पता है यहाँ हर केस में फ्रिक्शन लग रहा है, हर केस में फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो बताओ इस mg sin थीटा को कौन बैलेंस करके रखा है कि ब्लॉक स्लाइड ना करे? फ्रिक्शन। तो याद रखना यहां पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, यहां भी पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, इवन यहां भी इसको रोक के रखने में फ्रिक्शन है, और जब भी मूव कर रहा है तो भी पीछे की तरफ फ्रिक्शन है। बोलो वाह, बिल्कुल। लेकिन देखने वाला बात यह है कि यहां पे ब्लॉक का मोशन नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन करना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा। ये ब्लॉक स्लाइड करना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा। ऐसा पर्टिकुलर फ्रिक्शन जो कांटेक्ट सरफेस के बीच काम करे, जिसमें कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करना चाहता है लेकिन मोशन हो नहीं रहा है, वैसे फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट में स्लिप करता है, मोशन करता है, मोशन करता है, उस समय जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सर ये क्या है? दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन है इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे अपर वैल्यू है, जिसके बाद बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? अब बहुतों को ये एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आता, आपको दूसरा चीज बताते हैं। चलिए अपना दोनों हाथ एक दूसरे से सटा लीजिए ऐसे। आप थोड़ा जोर लगा के राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे खिसकाना चाहो लेकिन स्लिप नहीं करना चाहिए। खिसकना तुम चाहो कि स्लिप करे लेकिन स्लिप होना नहीं चाहिए। कैन यू फील दैट? कैन यू फील दैट? कर रहे हो? तो जब ये फ्रिक्शन देखो, यहां तुम्हारा लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड स्लाइड करना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। तुम अपना राइट हैंड पे अपना जो ताकत, अपना जो फोर्स है बढ़ाते जाओ, तुमको एक क्षण लगेगा कि तुम्हारा राइट हैंड स्लिप करने वाला है। फील करो, तुमको लगेगा कि तुम्हारा राइट हैंड स्लिप करने वाला है। जस्ट बिफोर दैट बोलो कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दो, क्या तुम्हारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे स्लिप कर गया?
राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे स्लिप किया? यस सर। जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का 3 टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। आप लोग इस फिगर को बनाने के लिए हाफ पे छोड़ें और नीचे तीनों का डिफिनेशन लिखें। चलो लिखो, या पहले लिख लो बाद में नोट कर लेना। चलो लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन डैश देके लिखो, दैट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, that frictional force between contact surfaces in which contact surface have tendency to move with respect to each other, have tendency to move with respect to each other, but actually they does not slip over one another. Actually they does not slip on each other. Actually they does not slip on each other, comma, then frictional force between contact surfaces, then frictional force between contact surfaces is called static friction. Frictional force between contact surfaces is called static friction. हम ऐसा बोले, that frictional force which exists between two contact surfaces in which that frictional force which exists between two contact surfaces in which they have tendency to move with respect to each other, they have tendency to move with respect to each other, but actually they does not slide on each other. Actually they does not slide on each other, comma, is known as, comma, is known as static friction. चलो सेकंड लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखो, that frictional force between contact surfaces, that frictional force between contact surfaces for which body is in limiting equilibrium, for which body is in limiting equilibrium, body is in limiting equilibrium, comma, is known as limiting friction, comma, is known as limiting friction. Comma, is known as limiting friction. Next, kinetic friction. Kinetic friction.
इसका दूसरा नाम भी लिख लेना, डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। लिखना इसमें, that frictional force between contact surfaces in which bodies slide over each other, bodies slide over each other, in which bodies slide over each other, and there is relative motion between contact surfaces, and there is relative motion between contact surfaces, and there is relative motion between contact surfaces, comma, is known as, kinetic or dynamic friction, comma, is known as kinetic or dynamic friction, kinetic or dynamic friction। ठीक है।